गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हमारा खत्म हो गया था। आज बेटा हम शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो हमने अभी तक जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट देखा है वो बेटा हमने किसका देखा है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। ठीक है, अब बेटा हम देखना शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। चलो हेडिंग लिखो बेटा, फिर समझना शुरू करते हैं। हेडिंग लिख लो बेटा मेरे साथ साथ। बेटा अब एक बात समझो, सुनो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज बेटा कौन सी होती हैं? बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वो हैं जो मार्केट से रॉ मटेरियल क्या करती हैं? परचेज। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स, और फिर फिनिश्ड गुड्स की मार्केट में क्या करती हैं? सेल। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज बेटा 3 स्टेप्स में काम करती हैं। पहले बाजार से रॉ मटेरियल परचेज करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स, और फिर फिनिश्ड गुड्स की मार्केट में क्या करती हैं बेटा? सेल करती हैं। ठीक है, तो बेटा बेसिकली जब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज बेटा कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जब भी कोई प्रोडक्ट बेटा बनाती है तो प्रोडक्ट को बनाने में बेटा 3 खर्चे हैं जो लगते हैं। मटेरियल का खर्चा, लेबर यानी वेजेस का खर्चा, और बेटा तीसरा खर्चा लगता है एक्सपेंसेस। तो याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में बेटा कितने खर्चे लगते हैं? 3। मटेरियल लगेगी, लेबर लगेंगे, और कुछ खर्चे बेटा। अभी सुनो, अब मैं बेटा थोड़ा सा इसका ब्रेकअप और करता हूं। आपको पता है बेटा मटेरियल 2 तरह का होता है बच्चे। मटेरियल आपका 2 तरह का होता है बेटा। कौन कौन से 2 तरह का? एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल 2 तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही बेटा जो लेबर है वो भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट लेबर यानी इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है बेटा, और बच्चे एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, वही सेम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात बेटा बताओ समझ आई? कॉपी करो बेटा यहां तक। तो आपकी वेजेस भी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और बेटा खर्चे भी 2 टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, मैं इन्हें ना नंबरिंग दे रहा हूं बच्चे, नंबरिंग लिख लेना। तो बेटा डायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका 1, इनडायरेक्ट मटेरियल 2, डायरेक्ट लेबर 3, इनडायरेक्ट लेबर 4, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6। समझ आ रहा है बेटे? चलो अभी आगे की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, पता है बेटा एक बात याद रखना, जितने भी आपके डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं बेटा, डायरेक्ट खर्चे मिलके बेटा कहलाती है प्राइम कॉस्ट। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाती है बेटा, हमारी प्राइम कॉस्ट। कैसे आया ये प्राइम कॉस्ट बेटा, लिखो डायरेक्ट मटेरियल 1 प्लस डायरेक्ट लेबर 3 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5। तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं बेटा मिलके कलेक्टिवली क्या कहलाती है, आपकी प्राइम कॉस्ट। अच्छा, फिर बेटा बेटा फिर ना जितने भी ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, अब चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटा, ये आपकी कहलाती है बेटा ओवरहेड्स। ये आपकी कहलाती है ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स का फॉर्मूला आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल 2, इनडायरेक्ट लेबर 4, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6। बताओ बेटा, बात समझ आ रही है? ठीक है, कॉपी करो बेटा। हो रहा है बेटा सबका? चलो आगे ब्रेकअप करते हैं और थोड़ा सा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो बेटा मैं प्राइम कॉस्ट को तो एज इट इज रहने देता हूं, प्लस आपको पता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जो होती है ना बेटा, उनमें ओवरहेड्स भी बच्चे तीन तरह के होते हैं। कौन से तीन तरह के? एक होते हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और एक होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एक होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो बेटा ओवरहेड्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। लो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आगे डिस्कस करना शुरू करता हूं। हो गया बेटा सबका? कॉपी कर लो यहां तक। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा बेटा, अब ना एक डिस्कशन करते हैं। हेडिंग मेरे साथ साथ लिखना बेटा अगली, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई ना, मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो बेटा ये समझना जरूरी है डिफरेंस क्या है आखिर डायरेक्ट खर्चों में और इनडायरेक्ट खर्चों में। बेटा बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा आपको, पहले लिखना। इसमें लिखो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें लिखना व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट बेटा। डायरेक्ट कॉस्ट is the cost
which is directly related. Direct cost is the cost which is directly related to production. Direct cost is the cost which is directly related to production. And बेटा indirect cost लिखना. Indirect cost is the cost which is not directly related, to production. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. आओ बेटा एग्जांपल से समझते हैं केस. देखो बेटा अज्यूम करो कि मेरी एक फैक्ट्री है. फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए मुझे एक मशीन की रिक्वायरमेंट है. फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक मशीन की रिक्वायरमेंट है. अब बेटा मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं. या तो मैं मशीन खरीद लूं, ठीक है, बाजार से, या मैं मशीन किराए पे ले लूं. तो बेटा खरीदने का तो पैसा मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मशीन किराए पे ले लूं. तो हायर चार्जेस ऑफ मशीन. तो बेटा मैंने मशीन किस पे ले ली? किराए पे. अब बताओ, मशीन अगर किराए पे लोगे तो किराया भी दोगे उसका. मैं पता है बेटा कितना किराया दे रहा हूं? एक यूनिट प्रोड्यूस्ड का 2 रुपए. एक यूनिट प्रोड्यूस्ड का 2 रुपए. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो आप हायर चार्जेस मशीन के दे रहे हो, क्या इन हायर चार्जेस का सीधा सीधा रिलेशन बेटा प्रोडक्शन के साथ, क्या इन हायर चार्जेस का सीधा सीधा रिलेशन बेटा प्रोडक्शन के साथ है या नहीं? बिल्कुल है बेटा. जैसे जैसे प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा आपके हायर चार्जेस बेटा बढ़ेंगे. तो मुझे बताओ, मेरा प्रोडक्शन हुआ 1 लाख यूनिट्स का. कितना प्रोडक्शन हुआ बेटा? 1 लाख यूनिट्स का. तो बताओ कि मैं टोटल हायर चार्जेस बेटा कितने दूंगा? टोटल हायर चार्जेस मैं दूंगा 1 यूनिट का 2 रुपए, तो 1 लाख यूनिट्स का मैं दूंगा 2 लाख रुपए. अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये हायर चार्जेस सीधे सीधे बेटा प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड थे या नहीं? बिल्कुल थे. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हायर चार्जेस मशीन के बढ़ेंगे. प्रोडक्शन घटेगा तो हायर चार्जेस मशीन के घटेंगे. मतलब हायर चार्जेस ऑफ मशीन का सीधा सीधा रिलेशन बेटा किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ है. पक्का? तो ये जो हायर चार्जेस है ना बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट. क्यों बेटा डायरेक्ट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि इन हायर चार्जेस का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ है बेटा? प्रोडक्शन के साथ है. इसलिए ये कहलाएगी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है बेटा. अच्छा चलो आओ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डिफरेंस नोटिस करना. फिर से वही केस है. मैंने मशीन बेटा किस पे ली है? किराए पे. और मैं बेटा हायर चार्जेस मशीन के पता है कितने दे रहा हूं? से 3 लाख पर एनम. मैं हायर चार्जेस मशीन के दे रहा हूं 3 लाख पर एनम. बात समझना बेटा, 3 लाख पर एनम का मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा इन हायर चार्जेस का
कोई रिलेशन बेटा प्रोडक्शन के साथ नहीं है। आप प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट का करो तब भी 3 लाख रुपए के हायर चार्जेस दोगे। आप 2 लाख का प्रोडक्शन कर लो तब भी आप हायर चार्जेस 3 लाख दोगे। आप जितने मर्जी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लो, हायर चार्जेस आपकी जेब से बेटा 3 लाख ही जाएंगे। मतलब इन हायर चार्जेस का कोई रिलेशन बचे प्रोडक्शन के साथ नहीं है। दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इनका कोई रिलेशन बेटा प्रोडक्शन के साथ नहीं है। नो रिलेशन, इनका प्रोडक्शन के साथ नहीं है। तो बताओ ये बेटा हमारी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि इसका कोई रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है। लो बेटा कॉपी करो, फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है बेटा, तो याद रखना, अगर किसी खर्चे का रिलेशन प्रोडक्शन के साथ है तो वो डायरेक्ट खर्चा है बेटा। अगर उस खर्चे का रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है तो वो इनडायरेक्ट खर्चा है। कॉपी करो बेटा, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है बेटा, आ जाओ एक और एग्जांपल बेटा। देखो अब समझना, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है बेटा। एग्जांपल है ऑन रॉयल्टी। एग्जांपल रॉयल्टी पे है बेटा। क्या है एग्जांपल, जरा ध्यान से समझना बेटा। ये कंपनी है ए लिमिटेड और ये बेटा हमारी कंपनी है बी लिमिटेड। याद रखना, हमारी कंपनी बी लिमिटेड है। ठीक है, तो ए लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, हमारी कंपनी बी लिमिटेड है। अब सुनो बेटा ध्यान से बेटा, जो ये कंपनी थी ना, जो ये कंपनी थी, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में है बेटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। इनफैक्ट जो हमारी कंपनी है वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही बिलोंग करती है। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब हुआ क्या है, ये जो ए लिमिटेड है ना, इसने बेटा एक इन्वेंशन करी है। एक इन्वेंशन करी है। क्या इन्वेंशन? ये जो ए लिमिटेड है ना, इसने एक ऐसा ऐसी चीज बनाई है जो अगर कार में फिट कर दी जाए ना बेटा, तो कार फ्यूल सेवर एक तरह से है वो। मतलब अगर वो पार्ट हम कार में फिक्स कर दें तो कार की माइलेज बढ़ जाती है। तो इसने बेसिकली एक इन्वेंशन किया है, कौन सा? फ्यूल सेवर। अगर वो पार्ट हम किसी भी कार में फिट कर दें तो कार की माइलेज बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो ए लिमिटेड है ना, इसने क्या कर रखा है बेटा, इसने अपनी इन्वेंशन का पेटेंट करवा रखा है अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970। तो इस ए लिमिटेड ने अपनी इन्वेंशन का बेटा क्या करवा रखा है? पेटेंट, अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970। बेटा पेटेंट करवाने से फायदा क्या मिलता है? पेटेंट करवाने से यह फायदा मिलता है कि आपकी परमिशन के बगैर कोई भी दूसरा पर्सन आपकी इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना। अब जो ये ए लिमिटेड, सॉरी बी लिमिटेड है ना, हमारी कंपनी इस इन्वेंशन को यूज करना चाहती है। ठीक है, तो पता है ए लिमिटेड ने क्या कहा बी लिमिटेड से कि ठीक है, ठीक है, हम तुम्हें अपनी इन्वेंशन को यूज करने का राइट देंगे। मतलब तुम हमारी इन्वेंशन को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या? बदले में
तुम्हें हमें क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। बदले में तुम्हें हमें क्या देनी पड़ेगी बेटा? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। बात समझ आई? हमारी कंपनी ने कहा मंजूर है, रॉयल्टी मंजूर है। अब ध्यान से सुनना बेटा डिफरेंस। बेटा अब रॉयल्टी ना दो तरह की हो सकती है। दो तरह की रॉयल्टी हो सकती है। एक तो रॉयल्टी होती है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, और एक रॉयल्टी होती है बेटा लमसम। अब सोचो डिफरेंस क्या है बेटा? रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब बी लिमिटेड इस इन्वेंशन को यूज करके जितनी गाड़ियां बनाएगी ना, हर गाड़ी पे एक सर्टेन अमाउंट आपको ए लिमिटेड को देना पड़ेगा एज रॉयल्टी। अच्छा, लमसम का मतलब क्या हुआ? लमसम का मतलब हुआ बी लिमिटेड 1 लाख गाड़ी बनाए, 2 लाख बनाए, 5 लाख बनाए, 10 लाख बनाए, लमसम अमाउंट ए लिमिटेड को पे किया जाएगा एज रॉयल्टी। अब मुझे अपने आप बताना, इफ रॉयल्टी पे हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, तो बेटा अपने आप बताओ वो रॉयल्टी क्या बनती है? डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है ना। और अगर रॉयल्टी बेटा लमसम पे होती है, मतलब प्रोडक्शन जितना मर्जी हो, रॉयल्टी 1 करोड़ है तो 1 करोड़ है, तो उस रॉयल्टी को हम क्या कहेंगे बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर रॉयल्टी दी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड, तो रॉयल्टी डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर रॉयल्टी दी जा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड, तो उस केस में रॉयल्टी बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पक्का? कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर आगे चलते हैं। समझ आया बेटा यहां तक? चलो अब आओ बेटा मेरे साथ आगे। यहां पर देखो, अब सब ना, अब हेडिंग लिखना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा जैसे आपने नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का केस किया था ना बेटा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी बनती थी बेटा? 3। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की बेटा बनेंगी 4। कौन कौन सी? सबसे पहले बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेकंड बनता है बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी 3 वही है। थर्ड बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फोर्थ बनेगी आपकी बेटा बैलेंस शीट। तो ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनानी पड़ेंगी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। लिखो बेटा, फिर मैं फॉर्मेट लिखवाता हूं आपको। लिखो बेटा, बनाए बेटा फॉर्मेट। चलो हेडिंग मेरे साथ साथ लिखो। पहले बनाएंगे जो मेन है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, ठीक है बेटा। लिखो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग। चलो मेरे साथ साथ बेटा जैसा जैसा फॉर्मेट बनाऊंगा बनाना। पहले डेबिट साइड पे लिखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
इनर कॉलम में लिखना बेटा, एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आ जाता है बेटा आपका इसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सिंपल वर्ड्स में चाहो तो आप इसे डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद बेटा ऐड होगी डायरेक्ट लेबर यानी वेजेस, ऐड होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और बेटा ये आपकी आएगी प्राइम कॉस्ट। ये आपकी आ जाएगी बच्चे प्राइम कॉस्ट। ये आपकी आएगी प्राइम कॉस्ट। अच्छा बेटा, प्राइम कॉस्ट में आप बेटा ऐड करोगे फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है बेटा। ये आ जाती है बेटा आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसे हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसे हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है बेटा। फिर इसमें आप ऐड करोगे यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आप लिखोगे बाय साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है बेटा। बाकी बच्चे बाय साइड पे ना एक चीज और आती है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। बाय बाय प्रोडक्ट्स एट सेलिंग प्राइस। और जो बचेगा ना बेटा बाय साइड पे वो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर बचेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह लो, एक ही बात है। और बेटा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर लिखना ब्रैकेट्स में ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। लो बेटा ये आपका फॉर्मेट हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। बाकी बेटा ऑल्टरनेटिवली ना, ऑल्टरनेटिवली आप चाहो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सबसे ऊपर भी दिखा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन करेक्ट तरीका बेटा ये है। लो बेटा कॉपी करो, ये मैं अभी आपसे बेटा डिस्कस करूंगा बाद में, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले फॉर्मेट लिख लें, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद बच्चे अब हमारा फॉर्मेट जो अगला बनेगा सीक्वेंस में, वो बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग,
फॉर ईयर एंडिंग। फॉर ईयर एंडिंग, ठीक है बेटा। अब सुनो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बाय साइड पे बाय साइड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आया, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ के लिखना, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये कहां से आया बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा फिर टू साइड पे ना आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। बाय साइड पे आएंगी नॉर्मली जैसे करते हो सेल्स, और क्या आती है ट्रेडिंग अकाउंट की बाय साइड पे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और बेटा बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा ना, वो बचेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। बस बेटा इसके बाद तो पीएल है जो वैसे ही बनना है जैसे आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में बनाते थे। मेन डिस्कशन हमारा यहां तक था। लो बच्चे कॉपी कर लो इसे। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का और ट्रेडिंग अकाउंट का। लेकिन बेटा जहां तक कि इस चैप्टर की बात है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को नहीं आएगा इस चैप्टर में, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाने को आएगा। लेकिन आपको बनाना बेटा ट्रेडिंग अकाउंट भी आना चाहिए। तरीका क्लियर हुआ सबको? चलो फिर हम एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं बेटा, ठीक है। बाकी बेटा अगर पीएल वैसे बनाना चाहो तो पीएल में बेटा वही आ जाएगा ना, आप मेरे को अपने आप बता सकते हो। जीपी बाय साइड पे क्या होगा? ब्रॉड डाउन, फिर खर्चे आ जाएंगे, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वगैरह वगैरह। और जो नेट प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, प्रोपराइटर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो आगे का जो पार्ट है पीएल और बैलेंस शीट का वो सेम है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पीएल एंड बैलेंस शीट shall be prepared in same manner as in case of non manufacturing entities, as in case of non manufacturing entities। तो पीएल बैलेंस शीट बेटा वैसे ही बनेगी, ठीक है बच्चे। चलो एक छोटा सा मैं आपसे बेटा डिस्कशन कर लूं, और वो किसके बारे में था बेटा? इसके बारे में, बाय प्रोडक्ट्स एट सेलिंग प्राइस। ये क्या है बेटा? मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल सी बात है, सुनो। यहां पर देखो बेटा, आप चाहे फ्रेश पेज पे लिखना चाहोगे, आप फ्रेश पेज पे लिख लेना बेटा। बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनना। होता क्या है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना बेटा, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के दौरान कुछ रेजिड्यू प्रोड्यूस हो जाता है बेटा। ये मत सोचना वो रेजिड्यू बेटा बेकार का होता है, नहीं बेटा। वो रेजिड्यू को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे ना, तो वो मार्केट में बिकता है बेटा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा, जब आप सोप मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो सोप मैन्युफैक्चर करते समय एक रेजिड्यू प्रोड्यूस होता है बेटा, मोलासिस। ये रेजिड्यू जो है ना, इस रेजिड्यू को हम क्या कहते हैं बेटा? बाय प्रोडक्ट। इस रेजिड्यू को बेटा हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। ऐसे ही बेटा, सॉरी 2 मिनट, सोप लिखा है मैंने यहां पर गलती से, सोप नहीं, सॉरी सॉरी 2 मिनट, शुगर। शुगर
जब आप शुगर मैन्युफैक्चर करते हो बेटा, तो शुगर को मैन्युफैक्चर करते समय बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है बेटा मोलासिस, ठीक है। ऐसे ही बेटा जब आप सोप मैन्युफैक्चर करते हो ना, साबुन, तो सोप को मैन्युफैक्चर करते समय एक रेजिड्यू प्रोड्यूस होता है, ग्लिसरीन। बेटा ग्लिसरीन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप, ठीक है। तो ग्लिसरीन आपका क्या है, एक बाय प्रोडक्ट। लेकिन बेटा ये बात याद रखना, ये जो मोलासेस है और जो ये ग्लिसरीन है बेटा, ये मार्केट में बिकते हैं, बेकार के नहीं होते, ये मार्केट में बिकते हैं। और सुनो सुनो जो मैं कहूंगा बेटा, ये जो मोलासेस और ग्लिसरीन है ना, ये जब मार्केट में बिकते हैं ना, तो इनको मार्केट में बेचने की वजह से बेटे होता क्या है, मोलासेस और ग्लिसरीन शुगर और सोप की कॉस्ट को बेटा कम कर देते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मोलासेस जब मार्केट में बिकता है ना, तो मोलासेस का जो सेलिंग प्राइस है वो शुगर की कॉस्ट को बेटा क्या कर देता है, कम कर देता है। सेम तरीके से ग्लिसरीन का सेलिंग प्राइस सोप की कॉस्ट को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। इसीलिए हम बाय प्रोडक्ट्स एट सेलिंग प्राइस को किस साइड पे शो करते हैं बेटा, क्रेडिट साइड पे। तो कॉस्ट को शो करा, सुनो एग्जांपल यहां पे लिखना मत आप लोग। सपोज शुगर को बनाने में 100 रुपए लगे, शुगर को बनाने में 100 रुपए लगे। शुगर को बनाते समय एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ मोलासिस, जो मार्केट में बेटा 10 रुपए का बिक गया। तो आप ये नहीं कहोगे बेटा कि शुगर को बनाने में 100 लगे, आप कहोगे शुगर को बनाने में 100 माइनस 10। तो 100 डेबिट हुआ, 10 क्रेडिट हुआ। आप ये कहोगे शुगर को बनाने में नेट कितने रुपए लगे बेटा, 90 रुपए लगे। तो बाय प्रोडक्ट्स करते क्या है बेटा, बाय प्रोडक्ट्स जब मार्केट में बिकते हैं ना, तो ये मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देते हैं बेटा। और मेन प्रोडक्ट कौन सा है, शुगर एंड सोप। तो मोलासेस और ग्लिसरीन जब मार्केट में बिकेगा, तो ये मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को बेटा क्या कर देगा, कम कर देगा। इसीलिए हम इसको शो करते हैं क्रेडिट साइड पे, ठीक है बेटा। लो क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, बस नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, गिनती के 3-4 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है बेटा। चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।